अच्छा, उसमें सेक्शन 66 की बात की मैंने कि अगर आपका कोई रह गया है 67। अच्छा, रूल्स पे हम आ गए थे। तो रूल 5 का जो ए है वो आपको सर कल बता रहे थे फास्टर के बारे में, उसके बारे में रूल्स हैं सारे। और इसी तरह सेल्स टैक्स रूल 2006 जो है वो आ गए स्टार के। और फिर एक जो एंड पे SR 363 है, ये बेसिकली मैंने पहले दिन ही हमारी बात जब एग्जाम्पशन पे चली तो हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चरर है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, इधर लाहौर में मिलर ट्रैक्टर है सबसे ज्यादा रिफंड लेने वाला। तो ट्रैक्टर वालों के लिए अलहदा से रूल्स बने हैं, रिफंड रूल है। तो अब इस बजट में ये हुआ कि ट्रैक्टर्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो गए, लेकिन पिछले रिफंड तो उनके चल रहे हैं, इसी रूल के मुताबिक उनको रिफंड मिल रहे हैं। लेकिन अब से वो एग्जेम्प्ट हो गए हैं तो वो रिफंड का इनका सिलसिला खत्म हो जाएगा। सेक्शन 10 क्या कहता है जी? रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल परचेजेस मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एक्सीड द आउटपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड की वजह से हो सकती है, लोकल सप्लाईज और एक्सपोर्ट की वजह से हो सकती है, मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, द एक्सेस amount of input tax shall be refunded to the registered person not later than the 45 days of filing of the refund claim in such manner as subject and such condition at board may by a notification in the official gazette specify। कि किस तरह से, जैसे कल सर आपको बता रहे थे कि पहले तो रिफंड की एक फाइल तैयार होती थी और वो फाइल तैयार करके वो एक सिस्टम में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी देते थे। लेकिन अब से जब से फास्टर आ गया तो अब वो उसका नेक्स्टर एच और साथ से रिटर्न जो है वही उसकी रिफंड क्लेम हो जाता है, साथ ही हो जाता है। प्रोवाइडेड दैट इन केस द एक्सेस इनपुट टैक्स against supplies other than the zero rated or export, such excess input may be carried forward to the next tax period along with the input tax as is not adjustable in term of subsection 1 of section 8B, जिसकी बात हमने पहले भी की कि आपको 90% तक अलाउ करते हैं तो बाकी वो आपका इकट्ठा होता जाता है। And shall be treated as an input tax for the period and the board may subject to such condition and restriction as it may impose by the notification in the official gazette prescribe the procedure for refund of such excess input। तो आपका जो एक्सेस इनपुट इकट्ठा अगर होता गया और कैरी फॉरवर्ड होता गया तो फिर उसके लिए भी रिफंड आपको मिलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा। A registered person subject to subsection 1 may be allowed adjustment or refund of input tax not allowed under section 1 subject to the following condition में क्या होंगी कंडीशन जिसके लिए उसको रिफंड मिलेगा? In case the registered person whose accounts are subject to audit under the company's ordinance 1984 upon furnishing the statement along with the annual audited account duly certified by the auditor showing the value addition less than the limit prescribed under section 1 above। मीन के अब सेल्स टैक्स तो आपको पता है जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स है, इस पे वैल्यू एडिशन होगी, उस पे आउटपुट ही बनना है, कैरी फॉरवर्ड उसका नहीं होना। लेकिन अगर कहते हैं कि कोई कंपनी है, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड जो है उसका जब ऑडिट होता है उसके ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं जी इसकी वैल्यू एडिशन इस रेशो से नहीं हो रही, उसका वो टैक्स नहीं बन रहा और उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरी बात ये, इन केस ऑफ other registered person subject to the condition and restriction as may be specified by the board's notification and other official gazette के बोर्ड और किसी के लिए भी कोई अगर नोटिफाई करता है तो उनको भी हम करें। सेक्शन 66 का जो रिफंड है ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर किसी का कोई मिस कैलकुलेशन की वजह से, एरर की वजह से, या कोई उसने क्लेम करना भूल गया है या उसकी कोई मिस्टेक हो गई है तो 1 साल के अंदर अंदर वो अपना क्लेम ले सकता है अंडर सेक्शन 66 कि उसका रिफंड क्लेम कर सकता है कि ये फला इनपुट था जो मैं एडजस्ट नहीं कर सका, ये कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो गई, इनपुट मेरा ज्यादा बन रहा था लेकिन मैं इनपुट जो है वो कम मैंने क्लेम किया है। तो इस तरह से इस तरह की सिचुएशंस में जो है वो अंडर सेक्शन 66 रिफंड मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा। Provided that in case where the registered person did not deduct input tax within the relevant tax period, the commissioner may, after satisfying himself that the input adjustment is due and admissible, allow the registered person to take such adjustment in tax period as specified by the commissioner।
कि वो ये कि अगर उसने कहीं वो नहीं कर सका तो कमिश्नर वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी बात आएगी क्या क्या देगा, उसमें अगर सेटिस्फेक्शन होती है कि ये ठीक कह रहा है बात, इसने वाकई इसका बनता था लेकिन एडजस्ट नहीं कर सका, तो वो उसको एडजस्टमेंट उसकी मिल जाएगी। Provided further that in case where the refund has become due on account of any decision or judgment, हाँ ये है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ, जैसे हमने अपील पे बात की थी कि 10% वो जमा करवाएगा तो फिर हम उसका बैंक नहीं अटैच करेंगे, या इस तरह से कुछ अमाउंट आपने हो सकता है कि उसका बैंक अटैच करके आपने जमा करवा ली, लेकिन जब कोर्ट में फैसला गया तो उसका जो कमिश्नर अपील का या एपलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया, उसमें उन्होंने कहा जी नहीं ये इसका नहीं बनता टैक्स, आपने गलत इसकी की है, तो फिर उसकी भी जो रिफंड वो लेगा, वो उसकी रिकैलकुलेशन करेगा तो उसको 66 में उसका रिफंड मिल जाएगा। फॉर द डेट ऑफ जजमेंट एंड डिसीजन ऑफ सच ऑफिसर ऑफ द ग्रांट, यानी कि जो उसने जिसमें डिसीजन आएगा कि इसका नहीं बन रहा तो उस डेट को उसका रिफंड ड्यू हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एप्लीकेशन और क्लेम फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिपॉजिटेड of within a period not exceeding 19 days from the date of filing of such application of claim। तो आप एप्लीकेशन क्लेम की जब करते हैं तो उसके विद इन 90 डेज जो है आपने डॉक्यूमेंट सारे देने हैं। डिस्पोज ऑफ, सॉरी, जो आपने जब वो अप्लाई कर दिया तो विद इन 90 डेज वो रिफंड मिलना चाहिए। मिलता वैसे रूटीन में नहीं है, लेकिन ये है कि लॉ कहता है कि विद इन 90 डेज जो है आपको उसका रिफंड देना चाहिए। Provided also that no refund shall be admissible under this section of incident of tax has been passed directly or indirectly to the consumer। हाँ, अगर वो जो टैक्स आप रिफंड जिसकी क्लेम की बात कर रहे हैं, वो क्लेम अगर आपने पास ऑन कर दिया कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर पे चला गया उसका, चाहे गलत था या सही था, तो 3B में जैसे है कि वो उसका फिर रिफंड इनको नहीं मिलता। सर वो मैंने कहना ये था कि अगर उसने पास ऑन से मतलब यही है कि अगर उसने इनवॉइस में ही ऐड करके दे दिया है अपना आउटपुट टैक्स बना के, तो फिर वो नहीं कर सकता रिफंड। हाँ, फिर यानी कि पास ऑन जब हो गया कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर ने जब पे कर दिया तो फिर उसका नहीं रहा ना, तो फिर वो रिफंड नहीं उसका करेगा। बेशक सर, तब भी उसकी इनएडवर्टेंस थी, गलती थी कि इनवॉइस भी गलती से बन गई। हाँ जी, लेकिन वो ओके सर। पास ऑन हो गया तो फिर नहीं उसको मिलेगा। अगर बी अगर आप कंज्यूमर सेक्शन ने पे करके फिर तो वो नहीं बनता ना उसका। अच्छा, सेक्शन 67 है डिले रिफंड। डिलेड रिफंड क्या है? वेयर ए रिफंड ड्यू अंडर सेक्शन 10 इज नॉट मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 10 फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम, देयर शैल बी paid to the claimant in addition to the amount of refund due to him a further sum equal to Kuiper per annum। यानी कि उसको आपने डिले हो रहा है तो आप उसको रिफंड के साथ साथ काइबर रेट पे कैलकुलेशन करके उसको सरचार्ज भी देंगे ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड एज ऑफरसेट टू द डे प्रोसीडिंग द डे ऑफ द पेमेंट ऑफ रिफंड के जो रिफंड की डेट बन रही थी उस डेट को आपने नहीं दिया तो फिर आप काइबर से देंगे। ये रिफंड मिलना ही बड़ी गनीमत होती है, तो वो काइबर से मिलना तो मुश्किल की बात होती है। Provided that where there is a reason to believe that the person has claimed the refund which is not admissible to him, the provision regarding the payment of such additional amount shall not apply till the investigation of the claim is completed and claim is either accepted or rejected। मीन ये है कि उसने जब कर दिया उसमें कुछ ऐसा भी था जो इनएडमिसिबल भी नहीं, इनएडमिसिबल था, तो वो ये नहीं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन तैयार हो गई, वो कहे जी जो बन रहा है वो दे दो और बाकी नहीं है। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किसी केस में हो गई है स्टार्ट तो फिर सारे के मुकम्मल होने के बाद उसको मिलेगा। मैं अगर तो नहीं इन्वेस्टिगेशन हुई, सिस्टम ने खुद कर दिया फिर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं स्टार्ट हो गई है तो फिर नहीं। सेक्शन 66 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड ऑर्डर काइबर पर एनम। 66 का भी ऐसे ही है, तो 45 डेज से एक्सीड करता है तो उसको फिर सरचार्ज दिया जाएगा। रिफंड क्लेम कौन कौन से कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल एक्सपोर्टर। जैसे सर भी आपको बता रहे थे कल कि कमर्शियल एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है,
तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर और कमर्शियल एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर ऑफ डोमेस्टिक जीरो रेटेड सप्लाईज अगर कर रहे हैं और पीछे इनपुट दे के आए हैं, रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग रिफंड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8B ऑफ द प्रोविजो ऑफ द सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। 8B का जैसे कलेक्ट होता जाता है, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड आ जाता है, उसका होता है एक्सपोर्टर हुज लोकल सप्लाईज आर एग्जैम्प्ट। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, कल से मैं इस पे सोच रहा था कि आपको जो पढ़ाया था जैसे कि जिसकी लोकल सप्लाईज एग्जैम्प्ट होंगी उसको इनपुट नहीं मिल सकता होता, अक्सर आपने देखा ना। हमने जो एग्जैम्प्ट करनी होती है सप्लाईज, बेसिकली वो जैसे हमने बात की थी कि कॉस्ट का हिस्सा बन के चाहे वो महंगी हो जाती है, लेकिन वो लोकल लोगों के लिए अपनी किसी को फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं। जो सप्लाई एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट तो सारी जीरो रेटेड है, ठीक है, चाहे लोकल वो एग्जैम्प्ट होगी लेकिन एक्सपोर्ट उसकी जीरो रेटेड ही होगी ना, तो उस हवाले से उस पे वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 66 ऑफ द एक्ट हो सकता है। डिप्लोमेटिक्स के मिशन के शेड्यूल भी है हमारा कि उनको जीरो रेटेड जो सप्लाईज होती हैं उनके अगेंस्ट भी टैक्स क्लेम हो सकता है। और FET पेएबल इन सेल टैक्स मोड जो है उस पे भी रिफंड क्लेम हो सकता है। फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम किस तरह से होगा, ये इसके बारे में वैसे कल सर ने काफी आपको डिटेल में बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफंड डिवीजन। हाँ, एक तो ये है कि हर RTO में आपको पता है रिफंड डिवीजन है जो एक रिफंड को डील करते हैं। इन्फोर्समेंट, अभी इन्फोर्समेंट में रिफंड है, ऑर्डर और इन्फोर्समेंट अलहदा से है और रिफंड है, तो हर एक तो हर में है रिफंड डिवीजन। दूसरा ये है सेस्ट्रो, ये कल सर आपको बता रहे थे, क्या है सेस्ट्रो, क्या है, किसी के है ज़हन में? सर उन्हें फाइल शेयर नहीं। हाँ जी, वो आपको जो बता रहे थे सेंट्रलाइज, आपको वो बता नहीं रहे थे कि पहले इधर होता था फिर सेंट्रलाइज हो गया, सेंट्रलाइज सेल टैक्स रिफंड ऑफिस, कल बताया है ना। इसका मतलब है आप मेरी तो कम सुनते ही होंगे, आप रजा शफाक साहब की जो गुरु है सेल्स टैक्स के, जिनका स्पेशली मैं भी उनका लेक्चर कोई मिस नहीं करता, तो आप उनकी भी नहीं सुनते। आज ये चीज का पता चला है। मुझे लगता है कि आप ज्यादा ना टेंशन एग्जाम की आपने ली हुई है और उस तरफ आपकी ज्यादा तवज्जो है। ये सारे एग्जाम होना ही चाहिए सर। तो आप जो है ना ट्रेनिंग जो मकसद है वो ले रहे, उसको सुन नहीं रहे। स्ट्रेस तो लेवल, हाँ जी, स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो गया है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा, इसका मतलब है कि मैं जो कोशिश ये कर रहा था कि आपको सारा आज कोशिश करनी है, मैंने पढ़ा के छोड़ना है, तो वो आप अगर सुनेंगे नहीं तो फिर हम टाइम पे खत्म कर दें, क्या ख्याल है? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, पढ़ाएं सर। सर ऐसी बात नहीं है सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, अच्छा, फिर इसमें रिफंड डिवीजन होगी और सेंट्रल सेल्स टैक्स रिफंड ऑफिस है, उससे होते हैं। फिर कल आपके, मैं भी क्योंकि बैठा हुआ था, असल में रजा साहब के सेल्स टैक्स में इतनी एक्सपर्टी है उनकी कि सारा लाभ बनाया ही उन्होंने है। इसमें जितनी वो कंप्यूटराइजेशन है और टैक्स के साथ वो इतने ज्यादा रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ वो गुरु है सेल्स टैक्स के। इतना सेल्स टैक्स पे एक्सपर्ट बंदा कोई नहीं है जितने रजा साहब है। तो फिर मैं भी कोशिश ये करता होता हूँ कि उनका कोई लेक्चर मैं खुद भी ना छोड़ूं, तो मैं इसलिए मुझे ज्यादा पता है कि मैं भी इधर बैठा हुआ सुन रहा था आपका ना, जो आपको पढ़ा रहे थे वो, इसलिए मुझे याद है कल की चीजें। नेक्स्ट एच का आपको उन्होंने काफी अच्छी तरह बताया था कि एक्सपोर्टर्स ने करना है आपके। फिर क्वेश्चन भी अफजल ने किया था कि जी अगर वो लेट हो जाएगा तो किस तरह से, अब मैं याद करवा करवा के आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके जेहन में रहेगी चीजें। सर अब ज्यादा याद रहेंगी। हाँ जी, अब याद रहेंगी ना। इसी तरह सेक्शन 8B का है और ऑफ सेक्शन रिफंड क्लेम प्रिपरेशन सिस्टम, तो वो कितने डेज में, उन्होंने ये भी आपको बताया था कि इतने डेज में जो है ना वो इसका रिफंड हो जाएगा। बैंक क्रेडिट एडवाइस के बारे में, BCA जो है बैंक क्रेडिट एडवाइस के बारे में, ये उन्होंने बताया था कि कमर्शियल एक्सपोर्टर अगर
है तो उसको आपने रिफंड कब देना है, जब उसकी बैंक क्रेडिट एडवाइस वो देगा, ऐसा ही है ना। और फिर Yes, सिस्टम sir. रन के बारे में उन्होंने फास्टर के बारे में बताया था कि एक दफा रन होगा सिस्टम, फिर ऑटो वो रन होता रहेगा कि जितना उसका डेफर हो गया है तो केस वो डेफर जो है वो बाद में भी उसको मिलता रहेगा +7 टाइम उसमें। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जी, एक फास्टर के बारे में कल भी सर भी बता रहे थे, फास्टर है फुली ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स ई रिफंड, के कोई रिटर्न अपनी फाइल करता है तो विद इन 72 आवर्स उसको उसका रिफंड मिल जाता है, जो वैलिड सिस्टम करता है ये फास्टेस्ट सिस्टम है। उसमें अगर कुछ रिस्क आ जाता है तो रिस्की के लिए फिर ERS सिस्टम है, एक्सपीडिशियस रिफंड सिस्टम, और उसके बाद जो है बाकी रिफंड के लिए स्टार है, सेल्स टैक्स ऑटोमेटेड रिफंड रिपोजिटरी। जो फुली ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स ई रिफंड सिस्टम फास्टर जो है, फुली ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स ई रिफंड सिस्टम, द प्रोविजन रिलेटेड टू दिस चैनल। अच्छा ये हमने वैसे कल सर ने अभी पढ़ूंगे, कल आपको इसके बारे में वैसे बता दिया था सर ने कल, अभी है जरूरत बताने की क्योंकि टाइम सर शॉर्टली मूव करते हाँ, जाएं। सर, बता दो। ये फास्टर का तो सर ने कल बताया था ना, मैं भी इसमें जो जी बता सर। देता हूँ वन इकोनॉमी के, वो 72 आवर्स में जो बता रहे थे सर के इतनी देर में इसका ये किस किस के लिए होगा, कि जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है हमारे, जिसमें टेक्सटाइल आता है, कारपेट, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये जुलाई 2019 से ऑनवर्ड ये शुरू हुआ है। तो ERS जो है क्लेम फाइल बाय द मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जो बाकी हैं वो करते हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट, डू नॉट, जो फास्टर को फुलफिल नहीं कर सकते तो उसमें इनके लिए आ जाता है, तो इसके थ्रू उनको रिफंड मिलता है, और बाकी जो फिर स्टार के। हाँ, जहां आपको रिफंड करते हुए आप कहीं फील करें कि नहीं ये जो है ना इसमें सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इसका आपको कैसे उसके यूनिट के बारे में कोई पता लगा, या किसी और का रिफंड करते हुए कोई डिस्क्रिपेंसीज आपके जेहन में आ गई, तो आप समझते हैं कि नहीं जी इसकी जो है ना डिटेल कोई स्क्रूटनी होने के बाद होना चाहिए, तो फिर वो एडिशनल कमिश्नर से लेके इजाजत, तो उसकी स्क्रूटनी करने के बाद आप उसको कर सकते हैं। अच्छा इसमें आगे रूल्स बताए हुए हैं कि किस तरह से गैस ट्रांसमिशन या फर्टिलाइजर्स कंपनी है उनको रिफंड किस तरह बनता है, बाकी रजिस्टर्ड पर्सन का किस तरह से बनता है, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर के बारे में ये आगे सेल्स टैक्स के रूल इसमें बताए हुए हैं। अच्छा कुछ ये एक नई चीज है, कल नहीं ये सर ने बताई थी कि रिफंड कस्टम स्टेशन पे कैसे रिफंड दिया जाता है। अच्छा कस्टम स्टेशन पे कैसे रिफंड पॉसिबल है, क्या हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी कि रिफंड कस्टम स्टेशन पे बन जाए इंपोर्ट करते हुए ड्राई पोर्ट पे, या इसमें इसलिए टाइम कम है तो मैं आपसे पूछने की बजाय फिर भी बता देता हूँ कि होता यह है कि जब कोई गलती से किसी ने सेल टैक्स ज्यादा जमा करवा दिया ना, उधर मैं सेल टैक्स बन रहा था वो एक्चुअल उतना बन नहीं रहा था तो ज्यादा जमा करवा दिया, तो अब वो कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर जो है उसको चेक करेगा कि अगर वाकई उन्होंने गलत जमा करवाया है और उसका ज्यादा आ गए हैं पैसे तो वो उसको रिफंड दे देगा। इस तरह से इसका जो है कस्टम स्टेशन के बारे में वो आगे फिर सारी तफसील उनके दी हुई है। अच्छा पोस्ट रिफंड जो है सेक्शन ऑडिट का, पोस्ट रिफंड जो बेसिकली हमने जो ऑडिट पढ़ा था ना उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, तो मैंने ऑडिट में आपको बड़ी डिटेल बताई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करने हैं। उसमें शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की बात हुई थी, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की भी बात हुई थी, सेक्शन 73 की भी बात हुई थी, डिटेल एक एक सब्जेक्ट हमने सारा किया था, वही सारा इधर है लिखा हुआ जो उस वक्त किया था ना। तो मेन पोस्ट रिफंड ऑडिट की बजाय आपने पोस्ट रिफंड का ऑडिट हो गया है तो आपके पास डॉक्यूमेंट आए हैं, तो फिर आपने उसको डिटेल, क्योंकि फास्टर में जब होता है ना तो उसमें चेक सिर्फ सिस्टम ही करता है, ह्यूमन चेक उस पर कोई नहीं है, तो फिर ह्यूमन चेक जो है वो पोस्ट रिफंड में आके आता है, मतलब उसमें सेक्शन 73 की वायलेशन तो नहीं उसने की हुई, वो चेक करनी होती है, और बहुत सारी जो सिस्टम नहीं चीजें चेक कर सकता तो उनको फिर पोस्ट रिफंड में करते हैं, तो वो पोस्ट रिफंड ऑडिट इज लाइक, तो मैंने आपको बताया था रिफंड में उसी तरह का वो जो सारा जो है ना पोस्ट रिफंड भी है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में आगे कुछ फिगर्स हैं, शायद ये कल सर ने नहीं बताई थी,
कि रिफंड की जो पेंडेंसी है, मतलब ये एक पुरानी क्योंकि बनी हुई है 25/2/2002 की, तो फास्टर में जो क्लेम थे पड़े हुए फ्रेश क्लेम जो है वो 54 हैं, फास्टर के बगैर जो है 23,000 थे। तो रिफंड की जो क्लेम अमाउंट है वो 226 मिलियन है, लेकिन फास्टर के बगैर जो है 117 बिलियन है। तो जो डेफर में पड़ी हुई है, तो इस तरह से इतनी फ्रेश और इतनी डेफर्ड जो है ना, 130 बिलियन डेफर्ड में रिफंड पड़े हुए हैं और 117 बिलियन जो है वो फ्रेश रिफंड पड़े हुए हैं। तो फिर रिफंड जो है 2021 में टोटल सैंक्शन कितना हुआ है, वो ERS के थ्रू जो है वो 19 बिलियन हुआ है, फास्टर के जरिए 180 बिलियन हुआ है, क्योंकि इसमें मोस्टली रिफंड वाले होते हैं, गोल्ड कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको जल्दी मिल जाता है, ज्यादा इसमें होता है। स्टार से 7 मिलियन का हुआ है। अच्छा, फिर आपने जो चेक एंड बैलेंस स्क्रूटनी करते हुए आपने स्टार से किन किन चीजों को देखना है? रिफंड हैज बीन फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में हुआ है, परचेज इनवॉइसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री स्टेटमेंट। इन्वेंट्री में इसमें सबसे ज्यादा जो है ना फोकस आपका इसलिए होना जरूरी है कि कंजम्पशन बेस रिफंड मिलता है, कि जितना उसने कंजम्पशन चीजें की एक्सपोर्ट करने के लिए उसको रिफंड मिलेगा। तो जो मोस्टली ये होता है कि वो कोशिश उनकी ज्यादा से ज्यादा होती है कि हम इनपुट पे रिफंड लें जितना लिया है। तो अच्छा, जब वो रिसीविंग काउंटर पे आके वो स्टैंप एंड साइन हुई है, हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो है ना उसको सॉफ्ट कॉपी से आपने टैली करना है। सर ने ये चीजें भी आपको बल्कि बताई थी। ये रिफंड रिसीट काउंटर कौन सा होता है? वो उसमें ये होता है कि जो जब एक रिफंड सेक्शन जिस जगह बना हुआ है ना, तो अब वो रिफंड में ला के उसने रिकॉर्ड किसको देना है। रिकॉर्ड देने के लिए जो ये नहीं है कि फलां ऑडिटर के पास है, फलां इंस्पेक्टर के पास है, उसको मैंने रिफंड देना है, ऐसे नहीं सिचुएशन होती। सिचुएशन ये होती है कि उधर एक काउंटर बना हुआ है जिसमें ऑटोमेटेड होता है काउंटर, मैनुअल लोग उसको रिकॉर्ड को रिसीव कर रहे होते हैं और रिसीव करके वो सिस्टम में डाल रहे होते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी जो वो दे रहे होते हैं उसको भी, और हार्ड कॉपी जो है उसको भी वेरीफाई ओरिजिनल के साथ कर रहे होते हैं, कि उनको फोटो कॉपियां दे रहे होते हैं ना। तो फिर उसमें एक नंबर अलॉट हो जाता है उसको, क्लेम नंबर। तो वो क्लेम नंबर जो पहले आए हुए हैं उनको पहला मिलता है, जो बाद में आ रहे होते हैं उनको बाद का मिलता है, एक तरतीब के साथ। जब वो प्रोसेसिंग ऑफिसर है, जो इंस्पेक्टर है या ऑडिटर है, उसके पास वो सामने लिस्ट नजर आ रही है, उसमें वो एक तरतीब के साथ उस पर प्रोसेस कर सकता है। हाँ, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको डेफर कर देगा और बाकी को वो प्रोसेस करता जाता है। फास्टर में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है रिटर्न में। ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्टार में और इसकी 8B का आपके पास होता है। फिर ये इसमें जो आपने चेक एंड बैलेंस करना है, ये वो सारी चीजें हैं जो हमने ऑडिट में की इनपुट के हवाले से, वो सारी चीजें हैं वो, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें जैसे ये व्हीकल वाला भी हमने किया था, एग्रीकल्चर वाला भी, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड वाली जो बात की थी ना सारी, वो सारी चीजें हैं ये कि इनपुट को आपने वेरीफाई करना है। ठीक है। फिर वो क्वांटिटी बेस, काफी इसका कंजम्पशन बेस, क्वांटिटी बेस, इन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है रिफंड का, क्योंकि कंजम्पशन बेस रिफंड है। तो इस तरह से इसी का तो बता दें। 3 यानी कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैं, एक फास्टर है और एक आपने और बताया ERS और हाँ, स्टार है, एक्सपेडिशियस और रिफंड। स्ट्राइप सर एक और था, वो किसमें यूज होता है? स्ट्राइप तो वो ओवरऑल जो सर ने सॉफ्टवेयर बताया था कि सिस्टम क्रैश्ड और सारे बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बारे में कल आप बता रहे थे सर आपको कि सर वो स्पेशली इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से इनवॉइस सिस्टम बनाया। वेरिफिकेशन के लिए, जैसे उन्होंने बताया था आपको कि वो इनवॉइस वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे कि RTO से दूसरे जी। RTO में आप भेजेंगे और फिर वो करेगा, तो वो उसकी सप्लाई चेन की पूरी की वो स्ट्राइप जो है ना वो उसको चेक करता है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। पोस्ट रिफंड ऑडिट का यूज क्या है? एक बार आप रिफंड इश्यू कर चुके हैं तो उसके बाद ऑडिट होता है और फिर एम्बिग्यूटी आती है, तो देन क्या होगा? नहीं, 2 तरह के होते हैं। पोस्ट रिफंड की आपने बात की, अगर तो प्री रिफंड ऑडिट हो गया कि उससे पहले ऑडिट हो के तो फिर उनको मिला है रिफंड, देन पोस्ट रिफंड की फिर जरूरत नहीं है, वो प्री रिफंड वाला ही चल सकता है।
लेकिन जैसे फास्टर अगर की हमने बात ऑटोमेटेड की, इशू हो गया, हाँ जी, ऑटोमेटेड रिफंड इशू हो गया बाय फास्टर हाँ बाय जी, स्टाफ, तो उसके फिर बाद उसमें रिफंड होता है। वो कंपलसरी है। उसकी वजह ये है कि जब आपको उसने रिटर्न की और वो 72 आवर्स में उसको रिफंड मिल गया, तो बाद में अगर पोस्ट रिफंड नहीं हुआ तो सिस्टम ने ये नहीं चेक किया कि उसने सेक्शन 73 की वायलेशन तो नहीं की कहीं, कि क्या उसने वो इस तरह से कई चीजें हैं, कंजम्पशन है, कई चीजों को वो देखता है सिस्टम जो है ना, वो उससे एरर हो सकती है। तो इसलिए उनका पोस्ट रिफंड जो है कंपलसरी। सर मैं यही सर पूछ वो रही हूँ कि क्वेश्चन सर इनविजिबिलिटी निकल आती है, फिर हमारा कोई एक्शन होता है उस पे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप वैसे ही शोकाज करेंगे उसको, और शोकाज करके वो असेसमेंट और सारा प्रोसेस पूरा आप चलाएंगे ओके, जो डिस्क्रिपेंसी। ठीक हो गया। उसका सर दोबारा से टैक्स पेएबल बना के फिर उससे रिकवर करेंगे। जी, उससे रिकवर करेंगे। जैसे आप डिस्क्रिपेंसी ऑडिट में निकालते हैं, शोकाज करते हैं, वैसे ही इसमें सेल करेंगे। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये आपने 67 में बताया था ना कि जो सेक्शन अंडर सेक्शन 10 के तहत अगर डिले हो जाए रिफंड, डिले हो गया तो वो उसको रिफंड। में काइबर का आपने बताया था कि पर अनम, तो सर उसका एक दफा कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? सॉरी, किसकी? सर उसमें काइबर लगेगा ना पर अनम? हाँ, की वो बात ये कर रहे थे कि सपोज एक स्पेसिफाइड पीरियड में उन्होंने कहा कि ये रिफंड जो है इस डेट को मिल जाना चाहिए, जी ठीक है। अगर उस डेट को नहीं मिला रिफंड और वो डिले हो गया, तो जैसे हम सरचार्ज लगाते हैं ना इस पे, जब हम लाइबिलिटी किसी की निकालते हैं तो उस पे हम कहते हैं कि आपने इस डेट को पे करना था, लेकिन आपने इनपुट गलत क्लेम किया या वो टैक्स जो है ना गलत हमसे ले लिया, तो आपको इतना डिफॉल्ट सरचार्ज अंडर सेक्शन 34 निकालेंगे, ठीक है। तो वो जो डिफॉल्ट सरचार्ज है उसका रेट है कराची इंटर काइबर मीन कराची इंटर बैंक रेट जो होता है ना, उसके हवाले से उतना कहता है कि किसी का ड्यू डेट से डिले हो रहा है तो उसको आपने उतने पैसे फिर रिफंड के साथ देने हैं डिपार्टमेंट। सर वो एक दफा ही मिलेगा ना एक पीरियड में? जितना जो ड्यू था उस पे नहीं हुआ तो उस पे जितना जितना होता जाएगा उतने का मिलता जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन था मिनिमम लाइबिलिटी का, जी सर। किसी का वो क्वेश्चन किसका था कि उसमें असेसमेंट हम करेंगे या नहीं करेंगे? 11(6) सेक्शन हाँ। 11(6) 11(6) जो है ना, इसका रूल है 17, चैप्टर 17 है सेल्स टैक्स रूल का, मिनिमम लाइबिलिटी का। उसमें वो बात ये करते हैं कि अगर आपने 3 4 5 तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह से आपने फिक्स करनी है। नंबर 1 तो अगर तो वो सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है तो आपने जो मैक्सिमम जिस साल में सेल है उस महीने का आपने लेना है। सेल टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर रहा तो फिर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को देख के उसको डिस्ट्रीब्यूट पर मंथ पे करके जो मैक्सिमम कर रहा है वो आपने देना है। अगर वो भी नहीं दे रहा और फिर आपने लाइबिलिटी करनी है तो फिर आपने देखना है कि उसकी लोकेशन किस तरह से है, किस तरह की वो मार्केट में है, कितनी उसकी मेजरमेंट है, कितना उसका बिल आ रहा है। इसमें से 3 कोई भी चीजें ढूंढ के तो आपने उसको असेसमेंट करनी है। आपने असेसमेंट उसकी कंपलसरी है। वो बात ये हो रही थी कि वो कह रहे थे कि शोकाज अगर उसको किया तो असेसमेंट करेंगे या नहीं। असेसमेंट ही तो करनी है उसकी। सर और कोई 11(6) के बाद उसको ऑर्डर करेंगे 11(1) में? 11(6) के जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं अभी, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, ये सेल्स टैक्स चैप्टर 17 है, विदाउट है ना डायरेक्ट मिनिमम लाइबिलिटी का रूल है। इसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि इस तरह से आपने मिनिमम लाइबिलिटी। चैप्टर 17 है मिनिमम लाइबिलिटी का रूल। सर ये स्लाइड थोड़ी एक्सप्लेन करता है। कौन सी? ये जो सामने नजर आ रही है, ये है चैप्टर 17A। सॉरी नहीं, चैप्टर 17 है डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम लाइबिलिटी। छोटे से है रूल, वो सारी चीजें जो मैंने पढ़ी हैं वही है सारी। अच्छा, कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर दूं? लास्ट वन ये जो सामने नजर आ रही है, ये जो अभी आपको नजर आ रही है, इसकी बात कर रहे हैं? ये स्लाइड की किसने बात की कि एक्सप्लेनेशन करते? कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं?
इसी स्लाइड को एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। कौन सी, ये जो सामने नजर आ रही है इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये है कि अगर इनपुट आपका है 100 रुपीज का, उस इनपुट में से आपने कंज्यूम किया अगेंस्ट एक्सपोर्ट आपने 60 रुपीज का किया, और अगेंस्ट आपकी जो सप्लाईज थी लोकल सप्लाई उसमें आपने 30 रुपीज का किया। टोटल आपने कितनी कंजम्पशन कर ली? 90 रुपीज की। ठीक है, 10 रुपीज अभी आपके बाकी हैं, वो आपने अभी कंज्यूम नहीं किया, ये ज़हन में रखना है। तो आपका जो आउटपुट टैक्स बन रहा है कंजम्पशन 30 करने पे, जो 40 आपका लोकल आउटपुट टैक्स आया, तो इसका मतलब ये है एडमिसिबल जो रिफंड आपको पे करना बनता है वो 90 टोटल आपने कंजम्पशन की है, 90 में से 40 तो आपने लोकल रिकवर कर लिया है ना आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी आपका बच गया 50। तो 50 में से आपने कैरी फॉरवर्ड कितना करना है? 10 जो है, 10 आपका कैरी फॉरवर्ड है, पहले ही बन रहा था कि 90 हमने कंज्यूम किया तो 10 कैरी फॉरवर्ड बन रहा था। तो इस तरह से अगर हम आउटपुट इज रिड्यूस टू 30 द रिफंड विल बी पेड, तो इस जो अगर हम इसका रिड्यूस कहते हैं कि अगर इसका आउटपुट जो है वो 30 हो जाता है, आउटपुट 40 नहीं रहता, तो रिफंड कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ज़ाहिर है वो 10 कम हो गया है। ठीक है, तो एक्सेस पेमेंट ऑफ रिफंड आपने कितनी कर दी? 10 रुपीज की कर दी। मीन ये है कि एक्चुअल उसका 40 था आउटपुट टैक्स। ये बात ये कर रहा है कि अगर आपसे किसी तरीके से एक्सेस इनपुट एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया है किसी ने, तो आपने उसको कैसे चेक एंड बैलेंस करना है कि मतलब आउटपुट उसका एक्चुअल 40 था लेकिन उसने शो में किया है 30, तो कैरी फॉरवर्ड उससे बढ़ गया, तो 40 और 30 का जो डिफरेंस है उतना वो हमसे एक्सेस रिफंड जो उसने ना पेमेंट हो गई है।